तुम्हारे वहाँ स्पेस कितना खाली है अब? तुम्हारे हॉस्टल में स्पेस कितना खाली है, कितने बच्चों का? हॉस्टल में जा रही है शायद, तो एक दीदी चली जाएंगी उनकी जगह, दूसरी भी चली जाए, हाँ मतलब एक तो चली जाएंगी, एक हमारा एक खाली हो जाएगी। एक ही खाली होगा। 15 को खाली हो जाएगी। तो अभी 2 खाली है, 1 खाली है? अभी तो एक भी खाली नहीं है, ओके 15 को जाएगा। चलो ठीक है। दीदी कह रही वो ग्रीन उनको बैंक है ना? और बैंक में कहाँ तक डिस्कस किया है? नाबार्ड डिस्कस करना है, यस। क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड की? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कब आया? नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। हेड ऑफिस मुंबई। मुख्यालय मुंबई है। मेरा ही बज रहा है। नाबार्ड इज नॉट द बैंक। नाबार्ड बैंक नहीं है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक वित्तीय संस्थान है। नॉट द बैंक, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक वित्तीय संस्थान है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज वर्किंग फॉर, जिसका कार्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, जिसका कार्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नाबार्ड क्या है, तो हमने कहा वित्तीय संस्थान। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की, रूरल सेक्टर की एपेक्स फाइनेंशियल बॉडी भी है, तो लिखो इट इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। यह कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की, हेलो, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। हेलो, हाँ हाँ राम्य नमस्ते। हेलो। हाँ राम्य नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है, मैं क्लास में हूँ, बताइए ना। क्लास में सही हाल से और तो कोई बात नहीं है ना? नहीं। ठीक। एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। देखो बैंक क्या होता है, तो बैंक वो होगा जो दोनों काम करेगा, पैसा देता भी हो और लेता भी हो। ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो बैंक नहीं है। जैसे हमने बताना है या बताया होगा, पेमेंट बैंक, ये पेटीएम, वो ये बैंक नहीं है, सिर्फ आपसे पैसे क्रेडिट कर रहे हैं।
ये सिर्फ पैसा देता है, जिस दिन ये जमा भी करने लगेगा तो बैंक हो जाएगा। तो दोनों होना है, चेक जारी करते हो, ड्राफ्ट जारी करते हो, एटीएम कार्ड पेटीएम एटीएम जारी कर रहा है, नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर रहा है, मतलब वो लोन नहीं दे रहा है, जिन दोनों करने लगेगा तो कंप्लीट बैंक हो जाएगा। तो नाबार्ड कैसे काम करता है? तो नाबार्ड क्या करता है, आरआरबी को, कोऑपरेटिव बैंक को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को लोन देता है और ये लोग आगे फार्मर को लोन देते हैं और इस तरीके से प्रोसेस चल रहा होता है। तो बना दो। और ये बना के और हेडिंग डालो आरआरबी। तो आरआरबी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। हाँ, तो लिखो रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक आगे चल के पॉलिटी में सिखाएंगे, या हो सकता है सर ने सिखा भी दिया हो आपको, कि जो पावर होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच बांटने के लिए 3 लिस्ट में बना हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वो का लिस्ट जिस पर लॉ कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। वो जिस पर दोनों मिल के बनाए वो क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट। और वो जिस पर स्टेट बनाए वो स्टेट लिस्ट। तो जिसका लॉ पूरे भारत में सेम दिखाई देता है वो सारा का सारा किस में जाता है? यूनियन लिस्ट में। तो बैंक का लॉ पूरे भारत में सेम दिखता है, अलग अलग दिखता है? बैंक का लॉ पूरे देश में सेम दिखता है, अलग अलग दिखता है? सेम दिखता है। तो किस में जाएगी? यूनियन लिस्ट में। खेती किस में जाएगी? स्टेट लिस्ट में। तो खेती के लिए काम करने वाला बैंक भी क्या जाएगा? स्टेट लिस्ट में। तो लिखो आरआरबी इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। आरआरबी राज्य सूची का मामला है। इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का मामला है। आरआरबी नॉट सिचुएटेड इन गोवा, सिक्किम एंड एनी यूनियन टेरिटरीज। आरआरबी गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। नॉट सिचुएटेड इन गोवा, सिक्किम एंड एनी यूनियन टेरिटरीज। गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अब गोवा, सिक्किम तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होगा? अब ये जम्मू कश्मीर अभी भी क्या है? केंद्र शासित, लेकिन वो पहले से है वहाँ पर, है ना? तो वो दिमाग में रखना है कि अब उनको बंद नहीं करेंगे, चल रहा है चलते रहने देंगे। तो जो फर्स्ट आरआरबी आए थे, तो लिखो आरआरबी इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किए गए थे। 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। इन 5 सिटीज, 5 शहरों में। इन 5 सिटीज, 5 शहरों में। मुरादाबाद, यूपी, गोरखपुर, यूपी, भिवानी, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, मालदा, वेस्ट बंगाल।
क्लियर है? अब अगला लिखो, शेयर इन आरआरबी। आरआरबी में हिस्सेदारी, शेयर इन आरआरबी, आरआरबी में हिस्सेदारी। जब कोई आरआरबी खुलता है तो किसकी कितनी शेयर होता है, किसका कितना पैसा लगता है, तो वो लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर बैंक, डिलीट मत मानना, मैं बताऊंगा कैसे करना, नियोजक बैंक 35%। हेलो, हाँ सर प्रियंका बोल रही हूँ। जी मैम। मैं आपसे ही बोल रही थी कि ये मैंने सर से बात की है, वो इंग्लिश वाले साहब जी उनको मैंने बताया सर प्रॉब्लम क्या है। अभी ना ये क्लास जो कल रात की है ना, उनकी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अच्छा अगर रिकॉर्ड हुई होती तो मैं अपडेट कर देती हूँ। सर आपकी इकोनॉमिक्स वाली क्लास में किसी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, उसका यूआरएल चेंज कर दिया था। अच्छा तो वो अभी अभिनव सर ने यूआरएल ठीक कर दिया है, और अभी दीपक जी ने भी देखा है कि क्लास ठीक से चल रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अपने को थोड़ी सी केयरफुलनेस रखनी पड़ेगी, यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि अपन क्लास होने के बाद कोई चेंज नहीं करें। ठीक है, ठीक। अगर कोई मजबूरी भी आई तो चेंज अगर करना है तो एक बार डिस्कस करके कर लो, नहीं तो आपकी बेस फाइल में चेंज है। ठीक ठीक है मैम, मैं थोड़ा लाइव क्लास में हूँ, मैं कर लूँगा बात। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमने कहा कॉमर्शियल बैंक स्पॉन्सर बैंक कहलाते। जैसे इसका मतलब समझो, जैसे हरियाणा में कौन सा आरआरबी है, गुड़गांव ग्रामीण बैंक है सर। तो गुड़गांव ग्रामीण बैंक को कौन रेगुलेट कर रहा है, पीएनबी। तो क्या हो गया, स्पॉन्सर बैंक। यूपी में है काशी ग्रामीण बैंक, कौन रेगुलेट कर रहा है, सॉरी बिहार में मगध ग्रामीण बैंक, उसको पीएनबी ही कर रहा है। जैसे देश का जो पहला आरआरबी था वो था कौन सा, प्रथमा बैंक। और ये कहाँ शुरू किया गया था, मुरादाबाद में। तो मुरादाबाद को रेगुलेट, प्रथमा बैंक को रेगुलेट कौन करता था, सिंडिकेट बैंक। क्लियर है? तो पॉइंट क्या हो गया कि लास्ट ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 16 का, कि स्पॉन्सर बैंक कौन होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। जैसे नहीं टीवी पे देखते हैं, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई, तो कोई ना कोई उसको पैसा दे रहा होता, तो 35% इनको देना है। तो एक पूछा था स्पॉन्सर बैंक कौन होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। दिन में मैथ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तुम शायद वो जोड़ ही नहीं पा रहे हो कौन से प्लान में शुरू करना है कौन से नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स वाला कल क्यों नहीं शो करा था, इकोनॉमिक्स से तुमने इकोनॉमिक्स के बैच में शामिल ही नहीं किया था। 4-5 बैच में है ना, जिसमें इसमें उसमें उसमें चलो कोई बात नहीं, बात बताएंगे। सर ये बार फिर बताना है, जैसे इसको सिंडिकेट बैंक में पैसा दिया स्पॉन्सर किया। अभी इकोनॉमिक्स का बैच किस में डाला है आपने? अभी सर ये हाँ आपका दिल्ली पुलिस का हाँ और जीएस स्पेशल हाँ और जीएस कंप्लीट कोर्स बैच 2 हाँ और जीएस अंडर वर्क सर। हाँ बस। यूपीएसआई वाले में नहीं डाला? यूपीएसआई के साथ डाला था मैंने, आ नहीं लेकर सर। क्यों नहीं आएगा, डालोगे तो मेरे भाई। पैकेज 1 की नहीं आ रहा उसमें। अगला है हेड डालो एसबीआई। जाने लगा पानी,
देखो भाई कहाँ से पानी आ रहा है जा रहा है। ये नीचे पानी में रखा है एसबीआई कहता है कि वी आर ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि हमने आपको सबसे पुराना बैंक किसको बताया है? इलाहाबाद बैंक को। तो कैसे कहता है, क्यों कहता है, वो सीखना है। तो 1806 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ बंगाल। अठारह सौ 40 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों के तीनों बैंक उस समय के प्रेसिडेंसी बैंक थे। प्रेसिडेंसी बैंक कहने का मतलब है जो काम आज हमारा आरबीआई हमारे लिए कर रहा है, ये इस प्रेसिडेंसी के लिए कर रहे थे। बाद में इन तीनों को मर्ज करके 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को बन गया एसबीआई। तो क्वेश्चन आता है कि इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक किससे किससे मिलकर बना था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई, एसबीआई का मुख्यालय इज मुंबई। अब ये पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई। भारत में सबसे बड़ा ये एटीएम वाला बैंक कौन सा है, यही है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किसके पास है, यही है। सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके पास, यही है। सबसे ज़्यादा पैसे सरकार किसने डुबाए हैं, तो यही है ना। तो ऐसे ढेर सारी बातें हैं। अब कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखा है, तो लिखो विच फॉरेनर बैंक है मैक्सिमम ब्रांचेज इन इंडिया। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है, विच फॉरेनर बैंक है मैक्सिमम ब्रांचेज इन इंडिया। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है, कौन सा है, तो लिखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। विच इंडियन बैंक, अच्छा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ का है, तो ब्रैकेट में लिखो ब्रिटेन। अगला है विच इंडियन बैंक है मैक्सिमम ब्रांचेज इन फॉरेन। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखा है, बताएंगे, रहने एसबीआई। हाँ, फिर पूछते हैं कि विश्व में सबसे पहला एटीएम किसने, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। तो एटीएम जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो एक कुत्ता नहीं आता जर्मन शेफर्ड, उन्हीं की फैमिली के एक थे, उसे मतलब मजाक के लिए कह रहे हैं, जॉन शेफर्ड, उन्होंने बनाया था। तो ऐसे याद रहेगा आपको, है ना। उनका जन्म भारत में ही हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, जब देश गुलाम था। फिर बाद में देश आज़ाद हो गए तो बच्चे को लेकर मम्मी पापा लेके चले गए ब्रिटेन, तो उन्होंने एटीएम बना दिया। तो विश्व में जो पहला एटीएम यूज हुआ है वो हुआ है सिटी बैंक के द्वारा, CITI बैंक।
फर्स्ट एटीएम इन वर्ल्ड, सिटी बैंक। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया, भारत में पहला एटीएम। HSBC। हांगकांग एंड शंघाई बैंक ऑफ कॉमर्स है ना, और ये 1987 में मुंबई में। ये कहाँ का बैंक है? तो ये भी ब्रिटेन का ही बैंक है। ये कोई फुल फॉर्म नहीं है सर। हांगकांग एंड शंघाई बैंक ऑफ कॉमर्स। अगला है टाइप्स ऑफ मनी लिखवाए थे हमने, नहीं? तो चलो टाइप्स ऑफ मनी खोलो, और जो जो मनी हमने उसमें पहले लिखा है वहाँ से शुरू करेंगे। और टाइप्स ऑफ मनी में शुरू करने से पहले लिखो मनी, मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा किसे कहते हैं? हैं बच्चों? तो लिखो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा विनिमय की माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय की माध्यम है। कुछ भी है ना, जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यदि हम ये पेन दे करके कुछ और लेने में सक्षम है तो ये भी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। तो मेन एक स्टेटमेंट आता है, बताओ तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें नहीं भी पढ़े तब भी बता सकते हैं। मनी इज द गुड सर्वेंट, गुड मास्टर। मनी इज द बैड सर्वेंट, बैड मास्टर। मनी इज द गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मनी इज द गुड बैड सर्वेंट बट गुड मास्टर। कोई बात नहीं, मनी इज द गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मनी इज द बैड सर्वेंट बट गुड मास्टर। मुद्रा अच्छी स्वामी है परंतु बुरी सेवक है। मुद्रा बुरी सेवक है, अच्छी स्वामी है। मुद्रा अच्छी सेवक, अच्छी से स्वामी है। मुद्रा बुरी सेवक, बुरी स्वामी है। गुड मास्टर है और बाकी मुद्रा किसी को गंदी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती। लक्ष्मी सब मुद्रा के लिए हो रही। चलो लिखो, क्या है सर इसका? लिखो बता रहे हैं। मनी इज द गुड सर्वेंट। मुद्रा is the good servant but bad master. मुद्रा अच्छी सेवक है परंतु बुरी स्वामी है। मनी इज द गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मतलब क्या है?
मुद्रा हमारे हिसाब से चले तो हमारा जीवन ठीक है, मुद्रा के हिसाब से हम चलने लगे तो दिक्कत है। अभी देखो हम सभी लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, सबसे ऊपर पैसा ही हो गया है। तो वो अब कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं पैसा तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही जरूरी हो ये थोड़ी सी दिक्कत है। किसी संत महात्मा का प्रवचन टाइप का नहीं लग रहा है। तो ये किसी इकोनॉमिक्स ने कहा है, ये अपने एग्जाम में आता है कई बार कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुद्रा हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हम मुद्रा के हिसाब से चलें तो सारे रिश्ते नाते सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में बताओ कहाँ तक पहुँचे। हाँ बच्चे ऐसे देख लो, पहला मनी क्या है उसमें देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, चीप मनी। तो याद हो चीप मनी आपको मैंने कहा था इंटरेस्टेड, लो इंटरेस्टेड मनी है ना। चलो तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। अगला कौन सा, डियर मनी बता चुके हैं। चलो हार्ड मनी भी, हार्ड मनी नहीं बताया। यस तो लिखो हार्ड मनी। हार्ड मनी और एक होता है सॉफ्ट मनी। नेपाल के लोग कहाँ आते हैं कमाने, इंडिया में। और इंडिया के लोग कहाँ जाते हैं कमाने, जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, लेबर क्लास जॉब करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो ये गल्फ कंट्री में जाते हैं। जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं पढ़े लिखे, वो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान जाना चाहते हैं। तो नेपाल के लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं? यस तो ऐसी मनी, जिस मनी की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई, लिखना मत अभी, कम हो, तो उसका रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर क्या होगा? जिस इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी नहीं होगी? होगी। तो उसकी विनिमय दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे डॉलर, पौंड, यूरो, येन, है ना। जो इसकी भी डिमांड हमारे करेंसी की तुलना में ज़्यादा होगी, और सारा का सारा क्या होगा? यही फटा हुआ है, ये डब्बा ही जिसमें रखे हुए हो। अच्छा एक अलग गिर रही है, ये बड़ी थी सर, यहाँ पे छोटी। तो बड़ा वाला रखो ना, इसको उधर करो। मेरे भाई ये सब पहले देखा करो ना। तो मैम वहाँ क्या कर रही थी? अच्छा अगला। और ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, कंप्लेन आप ही पे आएगा, ध्यान रखो। आज पूरे दिन पूरी टीम परेशान रही है। सुबह से देखा तुमको ग्रुप में ऐड नहीं किया करूँगा। बेंगलुरु के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा बेंगलोर। हाँ तो सारा खर्चा मेरा ही होगा और क्या। लिखो हार्ड मनी। हार्ड मनी इज अ हाई डिमांडेड मनी। हार्ड मनी बच्चे तब तक चेंज करो तो उसको कैमरा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी तो कर लेंगे। वो तो सर ऐसे हो जाएगा, तो सारे करना पड़ेगा। हार्ड मनी इज अ हाई डिमांडेड मनी। उच्च ब्याज दर की मुद्रा को, अधिक मांग की जाने वाली मुद्रा को हार्ड मनी कहते हैं। अधिक मांग की जाने वाली मुद्रा को हार्ड मनी कहते हैं।
कॉमा लो सप्लाई मनी, कम आपूर्ति वाली मुद्रा, लो सप्लाई मनी, कम आपूर्ति वाली मुद्रा। मीन्स अर्थात हाई रेट ऑफ एक्सचेंज, अर्थात उच्च विनिमय दर वाली मुद्रा, हाई रेट ऑफ एक्सचेंज, उच्च विनिमय दर वाली मुद्रा। जैसे यूएस डॉलर, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड, जापानियन येन, जापान का येन, एक्सेट्रा इत्यादि। ये पढ़ाऊंगा कैसे रेट डिसाइड होता है, कैसे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वहाँ डिटेल सीखेंगे। चलो अगला लिखो, सॉफ्ट मनी। लिखो लो डिमांडेड मनी, कम मांग की जाने वाली मुद्रा। लो डिमांडेड मनी, कम मांग की जाने वाली मुद्रा। हाई सप्लाई मनी, अधिक आपूर्ति वाली मुद्रा। मीन्स अर्थात लो रेट ऑफ एक्सचेंज, निम्न विनिमय दर। लो रेट ऑफ एक्सचेंज, निम्न विनिमय दर। जैसे टका ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का टका, टका ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का टका। हाँ बच्चे, रुपए से तो तुलना कर रहे हैं। रुपीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का रुपया, एक्सेट्रा इत्यादि। क्लियर है? अगला बताओ। ये बता चुके हैं टाइट मनी, इजी मनी बता चुके हैं। फैट मनी, फिएट मनी। फिएट मनी। इसके बाद हमने एक बता रखा होगा आपको, लीगल टेंडर मनी, नहीं? तो चलो, आज फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे अभी 8 बजे रात को, पता है ना, देश को संबोधित करने के लिए। टीवी पे जैसे नोटबंदी नहीं किए थे तो वैसे आएंगे। तुमको क्या लगता है यहाँ आएंगे? मुझे लगा किसी जगह पे आएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले सब बूढ़े हो गए, बेटे करके जा रहे हैं। अटल बिहारी चले गए, सुषमा स्वराज चली गई, तो अच्छे आडवाणी जी को तो चलो रिटायरमेंट दे दी। 100 से मिला रहे थे, स्मृति ईरानी, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज। तो स्मृति ईरानी बता रहे। हाँ शेयर वाले ना, हाँ नेम ऑफ एस अल्फाबेट आर क्रिटिकल इन मैटर ऑफ लेडीज। तो लिखो, जनरली सामान्यतः फिएट मनी
इज अ ऑफिशियल करेंसी ऑफ कंट्री, देश की आधिकारिक मुद्रा को फिएट मनी कहते हैं। It is also known as, yeah, these are example of legal tender money, या लीगल टेंडर मनी का उदाहरण भी है, एग्जाम्पल ऑफ लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी का उदाहरण भी है। जनरली सामान्यतः फिएट मनी, सामान्यतः फिएट मुद्रा represented as टोकन मनी, फिएट मनी को टोकन मनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टोकन मनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? चलो अगला बताओ। हाई पावर मनी लिखो। मनी विच इज रिजर्व्ड बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज हाई पावर मनी। वह मुद्रा जो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा आरक्षित रखी जाती हो, हाई पावर मनी कहलाती है। रिजर्व्ड बाय central bank of country is known as high power money. और बताओ अगला। टोकन मनी, बैड मनी, गुड मनी, स्टैंडर्ड मनी, हॉट मनी लिखो। लेकिन अभी समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन चलो। सर वो हॉट मनी तो वो होती है ना जो मतलब उसके मुनाफे की जगह अप्लाई करता है, मतलब नुकसान की वजह से नुकसान में भाग जाए। हाँ ऐसे एम्प्लॉय नहीं होता है। अब कंपनी ऐसे, कल मैं देख रहा था कि के डिपार्टमेंट को सारे टीचर भागे प्रूडेंस की तरह भागे पड़े, जो बैच चेक करते थे और ये करते थे। चलो कोई बात नहीं। जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बच्चों दो तरीके का होता है। जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश, एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो निवेश नहीं। तो अभी के लिए इन शॉर्ट में सिखा दे रहा हूँ, तो अब डिटेल सीखेंगे। अब देखो, मान लो कोई विदेश की कंपनी भारत की किसी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, नहीं? यस सर। अब कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 10% तक का निवेश करेगी, तो वो कहलाएगा FPI। मतलब मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ आपने लगा दिया या 10 करोड़ तक, तो कहलाएगा FPI।
और जब किसी विदेशी कंपनी के द्वारा भारत की किसी कंपनी में 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट, 10% से अधिक का मतलब 100% तक का निवेश क्या कहलाएगा? FDI। यानी छोटे निवेश को क्या कह रहे हैं हम? FPI, और बड़े इन्वेस्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं? FDI। तो जब कहीं कम पैसा लगेगा तब भागने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा तब भागने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब मुखर्जी में बाढ़ आ जाए तो मकान मालिक भागेगा या किराएदार भागेंगे? किराएदार ही भागेगा ना, उसका लगा ही नहीं, कम पैसा लगा। इसी तरीके से उल्टा है, मान लो फायदे की सिचुएशन हो तो ये जल्दी आएंगे, रिस्क कम है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हॉट मनी। हिंदी में भी हॉट ही लिखना, तो जो शशि ने हिंदी दी थी वो बहुत गड़बड़ दी थी। वो दिया था नहीं, वो तो बिहार PCS ने दिया था गर्भ मुद्रा, शशि ने दिया था उत्प्रवाही द्रव्य। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। सर। पानी नहीं है सर, यहाँ पे बर्तन धोने का नहीं, भी नहीं आ पानी नहीं है। क्यों? पानी नहीं है सर, 1.5 घंटा हो गया मोटर चलाया, पानी नहीं आ रहा है। ठीक, जब विवेक को बोलो वहाँ पानी भेजेगा गर्ल्स कैंपस में। सचिन को करो फोन, मेरे फ़ोन से कर लो। मेरे फ़ोन से डायरेक्ट सचिन को कर लो। गर्ल्स कैंपस में पानी नहीं है, खाना भी नहीं बन पाया। बहुत टेंशन है कोचिंग चलाने। कोचिंग चलाने में आसान है, गुरुकुल चलाने में बहुत टेंशन। लिखो, हॉट मनी इज अ जनरली शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। हॉट मनी इज अ जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हॉट मनी लघु अवधि का निवेश है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लघु अवधि का निवेश है। क्या कह रहे हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इट इज नोन एज हॉट मनी, इसी कारण से हॉट मनी कहते हैं। चलो अगला कौन सा है हॉट मनी कोल्ड मनी के अलावा? कोल्ड में सर ये भी शॉर्ट में ही है। कोल्ड होता नहीं है तो हम समझा रहे हैं। नियर मनी, चलो नियर मनी, निकट मुद्रा। Money which is easily converted to cash is known as near money. ये पानी कहाँ से आ रहा है मेरे भाई? देखो तो ये और बढ़ता चला जा रहा है यार। Is known as near money. For example, check, चालान, ड्राफ्ट, एसेट्रा इत्यादि टू कैश। मतलब कैश भी नहीं लेकिन कैश से कम भी नहीं। चेक, चालान, ड्राफ्ट, गोल्ड, एसेट्रा इत्यादि। इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड मनी, से तरल मुद्रा भी कहते हैं। तरल मुद्रा भी कहते हैं। जाओ विवेक को बोलो नीचे से बोतल पहुंचवाए वहां। हाँ अगला देखो, नैरो और ब्रॉड तो सिखा दिया था ना, M1, M2, M3, M4। ब्रॉड मनी, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ग्रीन मनी।
हाँ अब चलो, ब्लैक मनी जानते ही हो, वो मनी जिसको दिखाया ना गया हो। मैंने दो तरीके से हो सकता है ब्लैक मनी। मैंने कमाया तो वाइट तरीके से, आपसे कम पढ़ा के सही काम करके, लेकिन मैंने सरकार को नहीं दिखाया कि मैंने इतना पैसा कमाया है। और दूसरा तरीका, कमाने का तरीका ही गलत हो, तो भी क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। वाइट मनी जिसको हमने शो किया और उस पर टैक्स दे दिया हो, ग्रीन मनी लिखो। ग्रीन मनी मीन्स पेपरलेस मनी। डिजिटल मुद्रा को ग्रीन मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। It is also known as plastic money and modern money. अगला कौन सा? कॉल मनी और नोटिस मनी। चलो, कॉल मनी तो खत्म हो गया, लेकिन जान लो। प्लास्टिक मनी तो सर ये स्मार्ट कार्ड। Now, concept of call money is not working in India. अब कॉल मनी भारत में कार्य नहीं कर रही। देखो याद करो, एक सिखाया था आप लोग को, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, है ना। ये क्या था, जब कोई बैंक एक दिन के लिए लोन लेता था तो उस पर जो बैंक RBI को देता था वो MSF कहलाता था। पहले क्या था कि RBI ऐसी कोई सुविधा नहीं देता था, तो ये बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, प्रतिशत तुरंत पहुँचो। ये बैंक को पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या कर रहा है, B बैंक से लोन ले रहा है एक दिन के लिए। तुम्हारे पास बाइक है, नीचे लाए हो, तो दे दो उनको कि इस बाइक पर बैठ के चले जाएंगे। तो ये निकम्मे इतने बदमाश हैं, बुलेट मत दो मेरे भाई, गिर गुड़ जाएंगे तो। ये चला लेता है, बुलेट चला लेते हो, दे दो। अब कब तक दिलवाओगे? अच्छा दिलवा दो। दोनों भाई पहुंचा दो, एक बोतल और एक ग्लास बंद कर जाओ बस, तब तक एक खरीद लेंगे फिर जाना। तो ए बैंक को B बैंक से पैसे लेने, तो कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। तो इसी को हम क्या कहते थे, कॉल मनी। तो लिख लो, कॉल मनी वाज अ इमरजेंसी मनी। इट वाज लोन फॉर 1 डे। ये एक दिन का ऋण हुआ करता था। लोन फॉर 1 डे, एक दिन का ऋण हुआ करता था। दिख ही नहीं रहा, एक दिन का ऋण हुआ करता था। इट वॉज ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 बैंक्स। ये 2 बैंकों के बीच का लेन देन होता था। नाउ MSF इज वर्किंग फॉर इट। अब MSF इसकी जगह पर कार्य कर रहा है। MSF इज वर्किंग फॉर इट। अगला लिखो, कॉल मनी, सॉरी नोटिस मनी। इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन RBI एंड बैंक्स, या बैंक और RBI के बीच का लेन देन है। RBI